गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव, टीम सीएलसी और सीएलसी की इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका लेक्चर नंबर 77 में वेलकम करता हूँ। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में क्या चल रहा था, एक बार आप क्विक रिकैप करें तो ये डायग्राम मैंने आपको बताया था। ये ए पीनियल ग्लैंड, बी हाइपोथैलेमस, सी पिट्यूटरी, डी थायराइड, ई थाइमस, एफ एड्रिनल, जी टेस्टिस और ये एच ओवरी और आई जो है वो क्या है, पैनक्रियास। क्लियर? और इन डिफरेंट ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनके बारे में मैंने बताया, और मैंने ये बताया था नेक्स्ट क्लास में इन सभी के फंक्शंस के बारे में और इनके नेचर के बारे में और हार्मोन मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। याद आया? तो आज मैं बात कर रहा हूं केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। इनका केमिकल नेचर कैसा है? फर्स्ट है पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन। सेकंड है स्टीरॉयड हार्मोन। थर्ड है आइडोथायरोनिन एंड फोर्थ है एमिनो एसिड डेरिवेटिव। केमिकल नेचर के बेसिस पर हार्मोन एमिनो एसिड डेरिवेटिव हो सकता है, आइडोथायरोनिन हो सकता है, स्टीरॉयड हो सकता है, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन नेचर हो सकता है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको हार्मोन की मैकेनिज्म को समझना है। क्लियर? तो देखिए, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, पिट्यूटरी हार्मोन है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। ये जितने भी हार्मोन हैं, हाइपोथैलेमिक, पिट्यूटरी, ग्लूकागोन और इंसुलिन, ये कैसे नेचर के हैं? पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन। एमिनो एसिड डेरिवेटिव कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, या मिलेटोनिन है। ये क्या है? एमिनो एसिड डेरिवेटिव। आइडोथायरोनिन के थायराइड जो हार्मोन है वो क्या है? आइडोथायरोनिन, मीन्स वहां पर आयोडीन कंपोजिशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टीरॉयड जो है, स्टीरॉयड में एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, मिनरेलोकोर्टिकोइड है, कोर्टिसोल है, सेक्स कोर्टिकोइड है। तो ये सभी क्या है? स्टीरॉयड हार्मोन। तो बेटा जी, केमिकल नेचर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीनियस हार्मोन है, जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। कौन से स्टीरॉयड नेचर के हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, मिनरेलोकोर्टिकोइड है, कोर्टिसोल है, सेक्स कोर्टिकोइड है। टेस्टोस्टेरोन है, इसी में टेस्टोस्टेरोन भी आता है। सेक्स कोर्टिकोइड में आ गया एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। आइडोथायरोनिन में थायराइड हार्मोन है। एमिनो एसिड डेरिवेटिव में एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन या मिलेटोनिन। एपिनेफ्रिन को एड्रेनलिन और इसको नॉर एड्रेनलिन। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ये टायरोसिन डेरिवेटिव हैं।
कौन से अमीनो एसिड के? टायरोसिन डेरिवेटिव। और मिलेटोनिन जो है वो सीरोटोनिन, मिलेटोनिन हो चाहे सीरोटोनिन हो, ये ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव। क्लियर है बेटा? केमिकल नेचर के बारे में पता लगा सभी को? कौन कौन सा केमिकल नेचर हो सकता है, नोट करें इस लिस्ट को। देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन। ध्यान से समझे पॉइंट। हार्मोन मैकेनिज्म समझने से पहले मैंने अभी केमिकल नेचर बताया आपको, और हमने ब्रॉडली क्लासिफाई कर दिया 4 डिफरेंट केमिकल नेचर के बेसिस पर कि पेप्टाइड, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड, स्टीरॉइड या आइडोथायरोनिन या अमीनो एसिड डेरिवेटिव। इसको भी ब्रॉडली क्लासिफाई करें मैकेनिज्म के बेसिस पर तो 2 ही टाइप, एक प्रोटीनियस नेचर का हार्मोन, एक स्टीरॉइड नेचर का हार्मोन। या तो प्रोटीन नेचर का है या, और उन 2 की एक्शन समझेंगे। पहले देखिए सामने, पहला जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये नेचर है प्रोटीन नेचर हार्मोन की एक्शन, और दूसरा यहां पर डिस्कस करूंगा स्टीरॉइड नेचर हार्मोन। देखिए बेटा, एक छोटी सी मैकेनिज्म मैं आपको बताऊं। कहीं पर भी हार्मोन है, रिसेप्टर नहीं है, तो एक्शन नहीं होगी। हार्मोन नहीं है, रिसेप्टर है, तो भी एक्शन नहीं होगी। हार्मोन नहीं है, रिसेप्टर भी नहीं है, तो भी एक्शन नहीं होगी। हार्मोन है, रिसेप्टर है, तो ही एक्शन होगी। ये याद रखें। ये जो मैंने आपको बताया है ये फंडा आपको याद होना चाहिए। जब भी किसी भी हार्मोन की एक्शन को देखना है तो हार्मोन और रिसेप्टर दोनों में से कोई भी नहीं है तो एक्शन नहीं होगी। हार्मोन और रिसेप्टर में हार्मोन नहीं है तो भी एक्शन नहीं होगी, दोनों नहीं है तो भी नहीं होगी। हार्मोन और रिसेप्टर दोनों का होना जरूरी है, क्योंकि HR हार्मोन रिसेप्टर आपस में बाइंड कर कर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तब एक्शन फॉलो होगी। क्लियर है यहां तक? पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिसेप्टर का होना जरूरी है। अब दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, रिसेप्टर जो है वो 2 तरीके का हो सकता है। एक रिसेप्टर सेल के अंदर हो तो उसे बोलेंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। एक सेल के बाहर नहीं, सेल की मेम्ब्रेन पर हो, उसे बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर या एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। 2 तरीके के रिसेप्टर, एक सेल के अंदर प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड, और दूसरा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, मींस मैं कह सकता हूं बाहर की साइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर को क्या बोल दिया? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, और जो अंदर प्रेजेंट है उसे क्या बोल दिया? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। रिसेप्टर भी 2 तरीके के। सामने देखिए FSH क्या है? मैंने इसीलिए क्वेश्चन से शुरुआत की थी चैप्टर की। FSH फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन एक गोनेडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो पिट्यूटरी से रिलीज होता है, और पिट्यूटरी का हार्मोन है तो कैसा नेचर का है? प्रोटीन। ये यहां पर ओवेरियन मेम्ब्रेन है, यहां पर जो ये लगा हुआ है ये है रिसेप्टर। इसका मतलब मेम्ब्रेन पर अटैच है, तो मैं कह सकता हूं इसे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, या इसी का नाम दे देता हूं मैं एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। क्लियर है बेटा? कोई भी प्रोटीन हार्मोन की एक्शन होगी तो सबसे पहले ये हार्मोन FSH क्या है? हार्मोन, ये फर्स्ट मैसेंजर का काम करेगा। किसका काम कर रहा है बेटा जी? फर्स्ट मैसेंजर। ये अपना मैसेज कहां पर देगा? यहां पर।
ये ओवेरियन मेम्ब्रेन है, ये डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकता है। तो डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकता तो ये किससे बाइंड कर लिया? रिसेप्टर से। तो मैं कह सकता हूं यहां पर ये हार्मोन हो गया, ये रिसेप्टर हो गया, तो HR कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना तो इसने रेस्पॉन्स फर्स्ट जनरेट कर दिया। अब ये खुद अंदर नहीं जा सकता था तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी रिसेप्टर से बाउंडेड फॉर्म में सेकेंडरी मैसेंजर थे उनको एक्टिवेट कर देगा। सेकेंडरी मैसेंजर कौन से हैं? साइक्लिक AMP, कैल्शियम, साइक्लिक GMP, इनोसिटोल फॉस्फेट 3, डाई एसाइल ग्लिसरॉल। आई रिपीट, साइक्लिक AMP, कैल्शियम, साइक्लिक GMP, इनोसिटोल फॉस्फेट 3, डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ये सेकेंडरी मैसेंजर। भाई यहां इसने मैसेज दिया, इसका रेस्पॉन्स जनरेट हुआ, सेकेंडरी मैसेंजर इसके मैसेज को लेकर कहां चले गए? बायोकेमिकल रेस्पॉन्स देंगे, और ये बायोकेमिकल रेस्पॉन्स इसके फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स को जनरेट करेगा। इट मींस ओवेरियन मेम्ब्रेन पर जो मैसेज गया तो क्या शो करेगा? वो ओवेरियन ग्रोथ को शो करेगा। कहने का मतलब किसी व्यक्ति को बाहर से मुझे मैसेज देना था तो या तो वो गेट कीपर को मैसेज दे दे तो गेट कीपर मुझे मैसेज पहुंचा देगा, या दूसरा तरीका वो व्यक्ति डायरेक्टली मेरे पास आकर मैसेज दे दे। तो यहां पर क्या हुआ? इसने मैसेज, ये खुद अंदर नहीं जा सकता तो इसने मैसेज कहां पर दे दिया? रिसेप्टर को। रिसेप्टर ने किसको एक्टिवेट कर दिया? सेकेंडरी मैसेंजर को, और सेकेंडरी मैसेंजर ने बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स स्टार्ट करवा दिए, जो क्या है? ओवेरियन ग्रोथ। तो प्रोटीन हार्मोन की एक्शन इस तरीके से होगी। क्लियर? नोट करें इसको एक बार। कर लिया नोट सभी ने? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दूसरी एक्शन देखते हैं कि वो स्टीरॉयड नेचर का होगा तो कैसी एक्शन शो करेगा। देखिए बेटा, स्टीरॉयड नेचर का एक हार्मोन मैं ले लेता हूं यहां पर, एस्ट्रोजन। यहां पर ये क्या है? वही सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? अब देखो ये खुद स्टीरॉयड नेचर का है, इसके लिए रिसेप्टर का एक्स्ट्रा सेलर होना जरूरी नहीं है। यहां पर रिसेप्टर बॉडी के या सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं यहां पर कैसा है? इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर क्यों है यहां पर? क्योंकि यहां पर ये एस्ट्रोजन डायरेक्टली सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। स्टीरॉयड नेचर का है तो यहां पर कोई भी इसको बाउंड करने के लिए नहीं। एस्ट्रोजन डायरेक्टली देखो एंटर कर रहा है, एंटर किया तो यहां पर देखो ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो HR कॉम्प्लेक्स बन गया। चाहे रिसेप्टर इंट्रासेलुलर हो चाहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर हो, दोनों में HR कॉम्प्लेक्स बनेगा, तभी एक्शन होगी। जैसे ही HR कॉम्प्लेक्स बना, जीनोम को मींस DNA को मैसेज गया, DNA से mRNA बना मींस ट्रांसक्रिप्शन, mRNA से प्रोटीन बनी मींस ट्रांसलेशन। इट मींस फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स जनरेट हो गया, जिसे हम बोल रहे हैं टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो आपसे पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डायरेक्टली एंटर इनटू द सेल, जो भी स्टीरॉयड नेचर के होंगे सेल के अंदर एंटर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, जो भी प्रोटीन नेचर के होंगे वो सभी के सभी कहां पर बाउंड करेंगे? मेम्ब्रेन। तो ये बेटा एक्शन किसकी है? प्रोटीन नेचर हार्मोन की। और ये कैसी है? एस्ट्रोजन की। तो स्टीरॉयड के नेचर में इंट्रासेलुलर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और यहां पर एक्स्ट्रासेलुलर या मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब मेम्ब्रेन से बाउंडेड फॉर्म में, और इंट्रासेलुलर का मतलब यहां पर साइटोप्लाज्मिक भी या न्यूक्लियर भी मेजर फॉर्म में न्यूक्लियर के अंदर होते हैं, इसीलिए उसको न्यूक्लियर रिसेप्टर भी बोलते हैं। क्लियर? क्लियर है मैकेनिज्म के बारे में सभी को? क्लियर है सभी को? ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये समझे। देखिए बेटा, अभी हमने मैकेनिज्म हार्मोन की देखी,
एक बार उसी को मैं समराइज कर दूं। मैकेनिज्म में मैंने ये बताया कि हार्मोन और रिसेप्टर दोनों का होना जरूरी है, तभी एक्शन होगी। हार्मोन है, रिसेप्टर नहीं है तो भी एक्शन नहीं होगी। हार्मोन है और रिसेप्टर नहीं है तो एक्शन नहीं होगी, और हार्मोन नहीं है और रिसेप्टर है तो भी एक्शन नहीं होगी, और दोनों नहीं है तो भी एक्शन नहीं होगी। हार्मोन और रिसेप्टर दोनों होंगे तब एक्शन होगी। इट मीन्स हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनना जरूरी है। फिर मैंने आपको बताया रिसेप्टर दो तरीके के हो सकते हैं, या तो सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ हो, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर या एक्स्ट्रा सेलुलर, या साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर होगा तो इसे बोलते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। स्टीरॉयड हार्मोन के संदर्भ में यदि देखा जाए इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पाया जाता है, जबकि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहां पर पाया जाता है? प्रोटीन नेचर के जो भी हार्मोन है उनमें। क्लियर है मेरी बात बेटा? क्लियर है यहां तक सभी को? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें यह भी पता होना चाहिए कि रियली में हार्मोन क्या है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि ग्लैंड्स जो हार्मोन को रिलीज कर रही हैं वो कैसी कैसी हो सकती हैं। हमें यह भी पता होना चाहिए कि उस हार्मोन की प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि हमने केमिकल नेचर तो देख लिया। केमिकल नेचर कैसा था? आइडोथायरोनिन हो सकता है, एमिनो एसिड डेरिवेटिव हो सकता है, स्टीरॉइड हो सकता है, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड नेचर का हो सकता है। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी नहीं देखी, हमें प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हार्मोन जो है, इस हार्मोन का मीनिंग क्या है। क्लियर है बेटा? देखिए ध्यान से समझे। पहला पॉइंट समझे यहां से, हार्मोन का मीनिंग है टू एक्साइट। हार्मोन मीन्स टू एक्साइट। और ये हार्मोन जो वर्ड है, ये वर्ड हार्मोन, ये जो हार्मोन वर्ड है ये किसने दिया? स्टार्लिंग के द्वारा दिया। मैंने ये भी अभी बताया आपको, फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड, बेलिस और स्टार्लिंग ने जो सबसे पहला हार्मोन डिस्कवर्ड किया था वो कौन सा है? सिक्रेटिन। क्लियर बेटा? दूसरा, फर्स्ट हार्मोन टू बी आइसोलेटेड, बेंटिंग नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले आइसोलेट किया था, कौन सा है? इंसुलिन। क्लियर है बेटा? पहला हार्मोन जो डिस्कवर्ड किया गया, सबसे पहला हार्मोन जो खोजा गया वो है सिक्रेटिन। बेलिस और स्टार्लिंग इसी से जुड़े हुए साइंटिस्ट हैं। फर्स्ट हार्मोन जो आइसोलेट किया गया, जो अलग किया गया, वो है इंसुलिन, जो बेंटिंग इससे रिलेटेड साइंटिस्ट है। क्लियर है बेटा जी मेरी बात? ही नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि इस हार्मोन की प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। केमिकल नेचर मैंने बता दिया है, प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी। ये हार्मोन बायोजेनिक होता है। बायोजेनिक का मतलब डिफरेंट ग्लैंड हो सकती है अलग अलग नेचर की, उन ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला हार्मोन। रिलीज्ड इन ब्लड, कहां पर रिलीज होगा? ब्लड के अंदर रिलीज होगा, एक्सेप्ट फ्यू वन, कुछ को छोड़कर। हार्मोन बायोजेनिक होता है, हार्मोन ब्लड में रिलीज किया जाएगा कुछ को छोड़कर। इसका मॉलिक्यूलर वेट, जिसको अणुभार बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट वो लो है। रिक्वायर्ड इन वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम मात्रा में चाहिए बेटा जी। इफेक्ट दोनों तरीके के हैं, एक्साइटेटरी भी, सामने वाले को एक्साइट भी कर सकता है, उत्तेजित भी कर सकता है। इनिबिटरी, सामने वाले को इनिबिट भी कर सकता है, संदमित भी कर सकता है। एक एक्साइट करना और एक को रोकना। कुछ हार्मोन है जिनकी क्विक एक्शन है, कुछ हार्मोन है जिनकी स्लो एक्शन है। क्विक एक्शन फॉर एग्जांपल एड्रेनलिन, स्लो एक्शन फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन।
दोबारा देखिए बेटा यहां से, हार्मोन जो वर्ड है वो स्टार्लिंग ने दिया था और इस हार्मोन का मतलब है टू एक्साइट। फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर्ड किया गया, खोजा गया पहला हार्मोन कौन सा है? सिक्रेटिन। इससे रिलेटेड साइंटिस्ट है बेलिस एंड स्टार्लिंग। फर्स्ट हार्मोन टू बी आइसोलेटेड, जो आइसोलेट किया गया, अलग किया गया, वो है इंसुलिन। इससे रिलेटेड साइंटिस्ट है बेंटिंग। प्रॉपर्टीज में हार्मोन बायोजेनिक होना चाहिए, ब्लड में रिलीज होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट उसका कम होना चाहिए, स्मॉल अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, इफेक्ट एक्साइटेटरी और इनिबिटरी दोनों तरीके का हो सकता है, और एड्रिनलिन और एस्ट्रोजन जैसे कि कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो क्विक रिएक्शन देते हैं, कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो स्लो रिएक्शन देते हैं। इसका मतलब कुछ की रिएक्शन बहुत तेजी से होती है और कुछ की धीरे धीरे होती है। क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड के प्रकार। बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड हो सकती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो सकती है और हेट्रोक्राइन ग्लैंड हो सकती है। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और हेट्रोक्राइन। इन ग्लैंड को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हार्मोन रियली में क्या है। हार्मोन की मैंने डेफिनेशन यहां पर लिखी है, हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। हार्मोन क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, जो सेल के बीच में मैसेंजर का काम करता है, संदेशवाहक का काम करता है। हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट, इसका मतलब न्यूट्रिएंट नहीं है, मींस पोषक चीज नहीं है जिसको डाइजेस्ट किया जा सके। तो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर but produced in trace amount। ट्रेस अमाउंट का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में। हार्मोन क्या है? ध्यान से समझे बेटा, यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर बट प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। बट प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में उत्पन्न किए जाते हैं। एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर मीन्स सेल के बीच में मैसेंजर का काम करते हैं, संदेशवाहक का काम करते हैं। एंड नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल का मतलब न्यूट्रिएंट नहीं है, नॉन न्यूट्रिएंट है, इसका मतलब उसका डाइजेशन या इजी वे से न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल की तरह उसको यूज भी नहीं किया जा सकता है। तो हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर बट प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन जो है वो एक्युमुलेट होने की जरूरत नहीं है, इकट्ठे होने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तभी बनेंगे और यूटिलाइज होंगे। लेकिन एकमात्र ऐसी ग्लैंड है थायराइड जो हार्मोन को स्टोर करके रखती है। क्लियर है मेरी बात? हार्मोन को स्टोर करने वाली ग्लैंड कौन सी है? थायराइड। अब हम बात करते हैं डिफरेंट ग्लैंड कौन कौन सी हैं। एक नजर टाइप्स ऑफ ग्लैंड पर भी डाल लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और हेट्रोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब है इनके पास डक्ट नहीं है, डक्टलेस मींस ये नलिकाएं नहीं होती, यहां पर डक्ट नहीं होती।
यहां पर विथ डक्ट, यहां पर डक्ट प्रेजेंट होगी। हेटेरोक्राइन ग्लैंड ये ऐसी ग्लैंड है जिसके कुछ पार्ट के पास डक्ट होंगी, कुछ पार्ट के पास डक्ट नहीं होंगी। तो कह सकता हूं एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स हैं जिनके पास डक्ट अब्सेंट होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जिनके पास डक्ट प्रेजेंट होती है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड जिनके पास डक्ट है भी और नहीं भी। कुछ पार्ट के पास डक्ट होगी, कुछ पार्ट के पास नहीं। एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये किसके एग्जाम्पल है? एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड आप एक पढ़ चुके हैं पहले ही, सलाइवरी ग्लैंड, एंड लीवर। बाइल सिक्रेशन होता है तो भी डक्ट चाहिए, और सलाइवरी ग्लैंड के लिए भी डक्ट चाहिए। मैंने बताया था सलाइवरी ग्लैंड हमारी बॉडी में कितनी, 3 पेयर, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी या सब लिंगुअल, और तीनों की अलग अलग डक्ट होती है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर, हेटेरोक्राइन ग्लैंड फॉर एग्जांपल पैनक्रियाज एंड गोनेड्स। गोनेड्स मीन्स जिसके अंदर ओवरी और टेस्टिस को इंक्लूड कर। तो पैनक्रियाज के अंदर कुछ ऐसा पार्ट होगा जिसके पास डक्ट होंगी, कुछ ऐसा पार्ट होगा जिनके पास डक्ट नहीं होंगी। इसी तरीके से गोनेड के अंदर भी कुछ ऐसा पार्ट होगा जिनके अंदर डक्ट होंगी, और जिनके अंदर कुछ पार्ट ऐसा होगा जिनके अंदर डक्ट नहीं होंगी। जैसे गोनेड के अंदर ओवरी है, ओवरी कहां पर पाई जाती है? फीमेल के अंदर, 1 पेयर। टेस्टिस कहां पाया जाता है? मेल के अंदर, 1 पेयर। अब जो 1 पेयर ओवरी है उसके 2 पार्ट कौन कौन से हैं? डक्ट वाला पार्ट तो क्या करेगा? गैमेट का ट्रांसफर करेगा, और डक्ट लेस पार्ट क्या करेगा? हार्मोन को रिलीज करेगा। जैसे कि एस्ट्रोजन है, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन है। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन पार्ट जो होगा वहां पर डक्ट नहीं है, और गैमेट जो ट्रांसफर करेगा, क्योंकि यहां पर क्या बनेगा? स्पर्म, यहां पर क्या बनेगा? ओवा। तो ओवा के ट्रांसफर के लिए और स्पर्म के ट्रांसफर के लिए डक्ट का होना जरूरी है। तो यहां पर डक्ट भी है और डक्ट लेस पार्ट भी। इसी तरीके से पैनक्रियाज में एक भाग होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस वाला भाग। लैंगरहैंस के पास केवल सेल है अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा या डेल्टा सेल या पीपी सेल, उसके पास डक्ट नहीं होती। तो वो कैसा पार्ट है? एंडोक्राइन। और पैनक्रिएटिक डक्ट वाला पार्ट जो है वहां पर क्या होंगे? डक्ट। तो इसके अंदर भी 2 पार्ट है, एक एसिनाई वाला पार्ट जिसे हम बोलते हैं लोबुलर पार्ट, और एक है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्लियर? तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के पास यहां पर डक्ट नहीं है, और एसिनाई या लोबुलर पार्ट में डक्ट प्रेजेंट होता है। क्लियर है बेटा? दोबारा देखें, एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड जिनके पास डक्ट नहीं होगी, फॉर एग्जांपल थायराइड एंड पिट्यूटरी। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड जिनके पास डक्ट प्रेजेंट होंगी, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड है और लीवर है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड इन्हीं को बेटा मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, जहां पर डक्ट प्रेजेंट होती भी है और डक्ट
कुछ भाग में डक्ट एब्सेंट होती है। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल है पैनक्रियाज है और गोनेड्स है, और एक्सोक्राइन का एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड और लीवर, और एंडोक्राइन का एग्जांपल है थायराइड एंड पिट्यूटरी। क्लियर है मेरी बात? अभी तक जो मैंने बताया, मैंने आपको बताया हार्मोन वर्ड का मीनिंग क्या है, हार्मोन वर्ड किसने दिया, हार्मोन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं उनके बारे में बताया, इसके अलावा हार्मोन के डेफिनेशन के बारे में बताया, इसके अलावा डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, और उसके एग्जाम्पल मैंने बताया। क्लियर है बेटा यहां तक? आगे चले? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक ग्लैंड के फंक्शंस, एक एक ग्लैंड के कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उनके बारे में और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाइपोथैलेमस की। अब आपको यह भी पता होना चाहिए हाइपोथैलेमस क्या है। हम ऑलरेडी इसकी बात कर चुके हैं। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? ब्रेन का। कुछ पॉइंट पहले हाइपोथैलेमस के बारे में, ब्रेन का, और ब्रेन में कौन सा? फोर ब्रेन का पार्ट है। कौन से रीजन में? डायनसिफेलोन। हाइपोथैलेमस जो है ये प्योर ग्लैंड वाला पार्ट नहीं है, ये रियली में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में एक लिंक बना रहा है। तो मैं कह सकता हूं ये क्या जनरेट कर रहा है? लिंक बिटवीन किस किस के बीच में? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन क्या होता है बेटा जी? केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट। इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है? ये लिंक बनाने का काम कर रहा है। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि हमारी बॉडी का थ्रस्ट सेंटर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर थर्मो रेगुलेशन सेंटर, हमारी बॉडी का हंगर सेंटर, ये सब क्या है? हाइपोथैलेमस। और लिम्बिक सिस्टम के साथ मिल जाए तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर सेक्सुअल बिहेवियर को भी क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो हाइपोथैलेमस फोरब्रेन का डायनसिफेलोन वाला भाग है, और ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में क्या कर रहा है? लिंक बना रहा है। और इसके अंदर जो बाहर की तरफ ग्रे मैटर होता है, ग्रे मैटर, उस मैटर के अंदर सेल्स होती हैं, और ये जो सेल्स हैं ये जो हार्मोन रिलीज करती हैं उसे बोलते हैं न्यूरो हार्मोन। और ये जो सेल्स हैं ये ग्रुप में पाई जाती हैं, इसीलिए उसे न्यूक्लियाई भी बोला जाता है। क्लियर है बेटा? हाइपोथैलेमस फोरब्रेन डायनसिफेलोन का भाग है। ये लिंक बना रहा है किसके बीच में? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में। और इसके अंदर जो ग्रे मैटर है, उस ग्रे मैटर में ग्रुप ऑफ सेल्स या कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिन्हें न्यूक्लियाई बोल रहे हैं। वो क्या रिलीज कर रहे हैं? न्यूरो हार्मोन। जो केमिकल रिलीज करेंगे उन्हें क्या बोल रहे हैं? न्यूरो हार्मोन, क्योंकि नर्वस सिस्टम का पार्ट है। क्लियर बेटा जी? यहां पे क्या करेगा हाइपोथैलेमस, ये भी देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस जो है ये बेटा जी हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको कंट्रोल करता है। अब आपको यह भी पता होगा हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, और वो मास्टर ग्लैंड को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। तो ये मास्टर ग्लैंड से भी ऊपर है। मास्टर ऑफ मास्टर या हेड मास्टर या बॉडी ऑफ ऑर्केस्ट्रा। तो
हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करेगा? दो तरीके का नेचर है हाइपोथैलेमस, मैंने आपको बताया था, या तो रिलीजिंग या इनिबिटिंग। तो मैं कह सकता हूं रिलीजिंग का मतलब आरएफ रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करेगा, या ये इनिबिटिंग फैक्टर रिलीज करेगा, जिससे नेक्स्ट ग्लैंड जो है उसको क्या कर रहा है, ये कंट्रोल करेगा, नियंत्रित करके रखेगा। क्लियर है बेटा? अब देखें कौन कौन से हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होंगे, कौन कौन से ऐसे रिलीज होंगे, उनकी बात कर लेते हैं। TSHRF और इसी का नाम है TRF। ACTHRF, GHRF या इसी का नाम है STHRF, सोमेटोस्टेटिन, GNTHRH, इसकी दो कैटेगरी है, FSHRF, LHRF और ICSHRF। ये दोनों कैटेगरी, यदि LHRF की बात की जाए तो ये फीमेल में बात की जाएगी, ICSHRF की बात की जाएगी तो ये मेल में की जाएगी। PRF, PIF, MRF और MIF, ध्यान रखें बेटा जी, ये सभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पर जितनी मैं बात कर रहा हूं, कितने हार्मोन की बात करूंगा? 9 हार्मोन्स। ठीक है, इसके अलावा दो और है, फर्स्ट एंड सेकंड, जिसे हम बोल रहे हैं ऑक्सीटोसिन या इसी का नाम है पाइटोसिन, और दूसरा एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH या इसी का नाम है वैसोप्रेसिन या इसी का नाम है पिट्रेसिन। क्लियर बेटा? अब एक एक का नाम समझ में आना चाहिए आपको क्या क्या है, एक एक का नाम लिख के। MIF, M स्टैंड फॉर मिलेनोसाइट या मिलेनोफोर, तो मैं कह सकता हूं मिलेनोसाइट या मिलेनोफोर इनिबिटिंग फैक्टर। मिलेनोसाइट इनिबिटिंग फैक्टर, ये मिलेनोसाइट्स जो हैं उनको इनिबिट करने का काम करेगा। नेक्स्ट MRF, मिलेनोसाइट या मिलेनोफोर रिलीजिंग फैक्टर, मिलेनोसाइट रिलीजिंग फैक्टर। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, ये मिलेनोसाइट को क्या करेगा? रिलीज करवाएगा। PRF और PIF, PIF का मतलब है प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग फैक्टर। प्रोलैक्टिन को क्या करेगा? ये इनिबिट करने का काम करेगा, संदमित करने का काम करेगा। PRF प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर, ये प्रोलैक्टिन को रिलीज करवाने का काम करेगा।
GNTHRH इसका फुल फॉर्म क्या है? गोनेडोट्रोफिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, या GNTHRH, या इसी को बोलते हैं RF मीन्स और रिलीजिंग फैक्टर। क्लियर है बेटा? गोनेडोट्रोपिक GNTH हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर। इसकी दो कैटेगरी है, FSH RF। FSH RF का मीनिंग क्या है? FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग फैक्टर। FSH means follicle stimulating hormone releasing factor, follicle stimulating hormone releasing factor। और LHRF का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग रिलीजिंग फैक्टर। अभी केवल बेटा जी मैं इनके सबके नाम एक्सपेंड करके बता रहा हूं, सभी के फंक्शन अभी पता लगेंगे आपको। और ICSH का मतलब है इंटरस्टिशियल हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। और इंटरस्टिशियल सेल का ही दूसरा नाम है लीडिंग सेल्स। तो ये दो कैटेगरी में है, ल्यूटिनाइजिंग रिलीजिंग फैक्टर ये फीमेल के केस में, और इंटरस्टिशियल हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर ये क्या है? मेल के केस में। तो ये फीमेल के केस में, और ये दोनों एक ही है लेकिन दोनों का नाम अलग अलग दिया गया। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा, सोमेटोस्टेटिन, इसी को ग्रोथ इनहिबिटिंग फैक्टर भी कहा जाता है। ये GHRH क्या है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। और STH का मतलब होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ग्रोथ का ही दूसरा नाम क्या है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। क्लियर है बेटा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाएगा, ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करवाएगा। ACTHRH एडिनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। और ये क्या है? TRH थायरोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर, या थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। थायरो
स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। देखिए बेटा, मैंने अभी तक आपको जितने भी हार्मोन की बात की उनका केवल एक्सपेंडेड फॉर्म बताया है, और ये अभी आपको पता लगेगा कि हाइपोथैलेमस जितने भी रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन जो रिलीज कर रहा है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। इसका मतलब इन सभी का रिलेशन कहीं ना कहीं किससे होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से। वहां पर इनका आपको डिटेल फंक्शन समझ में आएगा। क्लियर है मेरी बात? अभी तक जितने भी मैंने बताए हैं ये सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये पिट्यूटरी का जो एंटीरियर पोर्शन होता है उससे कंट्रोल करने का काम करेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो किसी भी प्रकार के हार्मोन का सिंथेसाइज नहीं करती है, मैंने कल बताया था आपको। पोस्टीरियर पिट्यूटरी केवल हार्मोन को स्टोर कर सकती है जो हाइपोथैलेमस ने बनाए हैं, और वो कौन कौन से हैं? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। क्लियर है बेटा? ये ऑक्सीटोसिन किस में हेल्पफुल है? चाइल्ड बर्थ में, बच्चे के जन्म में, और मिल्क इजेक्शन में, बॉडी से मिल्क को बाहर निकालने में। बच्चे के जन्म में सहायता करेगा, बच्चे का जन्म हो जाएगा तो उस बच्चे के लिए मदर की बॉडी से मिल्क को बाहर निकालने में हेल्प करेगा। और ये क्या करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये वाटर को रीएब्जॉर्ब करा लेता है, वाटर को पुनः निकाल लेता है। कहां से? डीसीटी पार्ट से, डिस्टल कोनोलेटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी पार्ट से, और कलेक्टिंग डक्ट। इसीलिए इसका नाम दे रखा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक का मतलब होता है डायूरेसिस मींस डाइल्यूट यूरिन, मींस जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी वैसा मूत्र नहीं बनने देगा। वाटर को कंजर्वेशन करने का मेथड है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जितना ज्यादा होगा वाटर यूरिन के अंदर उतना कम जाएगा, हमारी बॉडी वापस क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब। क्योंकि मैंने आपको बताया था यदि हमारी बॉडी से 12% वाटर लॉस हो जाए तो डेथ का केस डेवलप हो जाता है। तो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट वाले भाग से क्या कर लेगा? वाटर रीअब्जॉर्ब। और दूसरा वर्ड भी दे रखा है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का मतलब होता है ब्लड वेसल को प्रेस कर देता है। ब्लड वेसल को प्रेस करेगा तो ब्लड वेसल का डायमीटर क्या हो जाएगा? कम, तो उससे बीपी ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो वेसल्स को प्रेस करने का काम भी करता है। क्लियर है बेटा जी? क्लियर है सभी हार्मोन? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलने से पहले एक बार मैं समराइज कर देता हूं, इनका संक्षिप्त रूप बता देता हूं कि आज हमने क्या क्या स्टडी किया है। देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने आज आपको ये बताया कि हार्मोन और रिसेप्टर आपस में कंबाइन करेंगे तब हार्मोन रिसेप्टर आपस में जुड़कर एक्शन, हार्मोन की एक्शन को बताएगा। फिर मैंने आपको बताया केमिकल नेचर, हार्मोन का कौन कौन सा केमिकल नेचर हो सकता है? प्रोटीनियस, पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड, या स्टीरॉइड, एमिनो एसिड डेरिवेटिव, या आइडोथायरोन। फिर मैंने आपको बताया स्टीरॉइड हार्मोन डायरेक्टली सेल के अंदर जाकर एचआर कॉम्प्लेक्स बनाता है, और प्रोटीनियस हार्मोन सेल मेम्ब्रेन पर जुड़ा हुआ रिसेप्टर है, उसी से बाइंड करके सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करके अपना मैसेज के थ्रू एक्शन करवाता है। हार्मोन जो होता है वो फर्स्ट मैसेंजर होता है। तो प्रोटीनियस नेचर का जो नेचर था हार्मोन का,
उसमें तो सेकेंडरी मैसेंजर बना, उसने एक्शन करवाई। स्टीरॉयड नेचर में इस तरीके के सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्टीरॉयड नेचर डायरेक्टली सेल के अंदर चला जाता है। तो प्रोटीनियस सेल मेम्ब्रेन पर जुड़कर एक्शन करवाता है, जबकि स्टीरॉयड सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाकर न्यूक्लियर रिसेप्टर से HR कॉम्प्लेक्स बनाकर एक्शन करवाता है। फिर मैंने बताया हार्मोन की प्रॉपर्टीज क्या है। बायोजेनिक होता है, इसे स्टोर नहीं किया जा सकता है, थायराइड ग्लैंड केवल स्टोर करती है। मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है, जब शरीर में यूटिलाइज होगा तभी बनेगा, और एक बार यूटिलाइज होने के बाद इसे डिग्रेड कर दिया जाता है। मीन्स एक बार इसका यूटिलाइजेशन हो गया तब इसे क्या कर देते हैं, यूरिन के थ्रू, मूत्र के थ्रू निष्कासित कर देते हैं। क्लियर है मेरी बात? कुछ की एक्शन बहुत फास्ट होती है, कुछ की एक्शन स्लो होती है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? फिर मैंने आपको यह बताया कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स जो हैं वो कैसे कैसे हो सकती है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन के पास डक्ट नहीं होगी, एक्सोक्राइन के पास डक्ट होगी, और मिक्स्ड के पास कुछ पार्ट के पास डक्ट होगी, कुछ पार्ट के पास नहीं होगी, और उसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज होंगे, तो पहले हमें यह पता होना चाहिए हाइपोथैलेमस क्या है। हमारी बॉडी का थ्रस्ट सेंटर प्यास से रिलेटेड, हंगर सेंटर भूख से रिलेटेड, हमारी बॉडी का थर्मोरेगुलेटरी सेंटर टेम्परेचर रेगुलेशन से रिलेटेड, और हमारी बॉडी में न्यूरो हार्मोन सिक्रेट करने वाला सेंटर। मींस ये हार्मोन रिलीज करेगा, इसके अंदर न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती है जो न्यूरो हार्मोन रिलीज करेंगी। किस तरीके के हार्मोन रिलीज करता है, या तो रिलीजिंग फैक्टर या इनहिबिटिंग फैक्टर। और सभी हार्मोन की मैंने आपको लिस्ट बनाकर बताई कि कौन कौन से हार्मोन हैं। रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर के थ्रू ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल, और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, और मास्टर ग्लैंड को भी ये कंट्रोल करता है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर या हेड मास्टर या बॉडी ऑफ ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है। ये हमारे ब्रेन का भाग है हाइपोथैलेमस। कौन से ब्रेन का भाग, फोर ब्रेन का। और फोर ब्रेन में भी दो भाग बताए थे मैंने, एक टीलेनसिफेलॉन, एक डायनसिफेलॉन। तो डायनसिफेलॉन वाला भाग जो है वो हाइपोथैलेमस बना। क्लियर है बेटा मेरी बात? क्लियर है यहां तक? आज के लिए इतना ही। एक बार सभी पोर्शन को आप रिवाइज करने की कोशिश करें। जो मैंने अभी वर्ड बताए थे हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर, उन सभी वर्ड का मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा डिटेल में। क्लियर आज के लिए? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।